Okay, so good evening and welcome to the first lecture of some applications of trigonometry. Okay, तो trigonometry हम लोगों ने स्टडी कर ली और ये समझ लिया कि trigonometry एक्चुअली मैथमेटिक्स का कौन सा ब्रांच है, ठीक है, किस टाइप की स्टडी इन्वॉल्व होती है और किस टाइप की स्टडी इन्वॉल्व होने के साथ साथ कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक है। कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेसिकली इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल of a right triangle between the angle of a right triangle and the sides, okay, the ratio of the sides, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये हम लोग ने समझा और उसको बेहतर से बेहतर जानने की कोशिश भी की, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश किया। अब इस चैप्टर में उसी को अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि इसी ट्रिग्नोमेट्री को यानी हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनकी क्या हाइट है, बड़े बड़े जो माउंटेन्स है उनकी क्या लेंथ है, ठीक है, क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोई भी फीता लेके वहां पे नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसको कैसे मेजर कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि हम इस स्टडी को यूज करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के हाइट को, उसके डिस्टेंस को मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, इसीलिए बोला जा रहा है दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अब जो ये चैप्टर एसोसिएटेड है, जैसे हर चीज का एक बेसिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उसी तरह इसका है, ठीक है। यहां पे हमें क्या देखना है कि देखो यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, रियल सिचुएशन में, इन रियल सिचुएशन, ओके, वी हैव टू फाइंड अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो भी रियल सिचुएशन है जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, तो वहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली देयर विल बी व्हाट, एन एंगल जिसके रेस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो 30 डिग्री है, 10 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, 42.5 डिग्री है, वॉट एवर। हालांकि हम तो बस नोन वैल्यूज को देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि वॉट वी कैन डू एक्चुअली, मीन्स हम कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। रियल सिचुएशन की अगर हम बात करें, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है, और वहीं पे एग्जैक्टली हम इसको कर पाते हैं। लेट मी पिक अप फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी को देखते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट मतलब को समझते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक देयर इज अ मीनार, ओके, कुतुब मीनार, और ये एक रियल सिचुएशन है। मान लो कि ये भी हो सकता है कि जो पोजीशन इस आदमी की है, ऑब्जर्वर की है, ही इज द ऑब्जर्वर, शी इज द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वर है उससे ये मीनार कितनी दूर है, ठीक है, या उसका टॉप कितनी दूर है, या हाइट ऑफ मीनार क्या हो सकती है, ये सिचुएशन भाई यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने कहा ना रियल सिचुएशन में सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को सर्च आउट करना। तो देखो ये मीनार अगर है तो व्हाट इट इज मेकिंग अ परपेंडिकुलर, ओके, एंड इट इज मेकिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन विद द ऑब्जर्वर, and it is making a line of sight which is joining to the top of this minar. This is considered to be what, the line of sight, ठीक है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। भाई ऑब्जर्वर है, भाई जाहिर से बात है कि भाई हाइट कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो देयर इज वन ऑब्जर्वर, ठीक है, जहां से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो जो ऑब्जर्वर है बेसिकली वो अब देख रहा है टॉप ऑफ मीनार, भाई ये है, और उसका बॉटम ऑफ मीनार है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो व्हाट वी हैव फाउंड अ राइट एंगल ट्राइंगल इन अ रियल सिचुएशन, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अब ये जो ऑब्जर्वर है, अब ये तो 90 डिग्री हो गई होगा, ठीक है, अब दो एंगल बचा, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। तो अगर ये एंगल आपको पता है तो ये भी आप यूज कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और ये एंगल अगर आपको पता है तो इसको भी यूज कर सकते हो। तो देखो, अगर अगर ऑब्जर्वर यहां है, नीचे है, और वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट अगर ऐसे है फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, ओके, तो ये जो एंगल हम कंसिडर करेंगे इट विल बी कंसिडर्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन।
इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ रही है कि एलिवेट हो रहा है। देखो मतलब अगर कोई चीज हम ऐसे देख रहे हैं तो यहां से ऐसे जाएगी, ठीक है, यहां से लाइन ऑफ साइट ऐसे जाएगी, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो सरफेस से बनेगी, तो वो एक एंगल दे रहा है, ठीक है, जो हम जिस एंगल पे देख रहे हैं, ठीक है, एलिवेट, जहां पे हमारी आई एलिवेटेड है इस वक्त, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है ऑब्जर्वर यहां हो सकता है बिल्डिंग के यहां पे ऊपर कोई खड़ा हो, बात अच्छे से समझ लें इसको, ठीक है, यहां पे, और वो नीचे देख रहा हो, ठीक है, वो क्या नीचे देख रहा हो, तो देखो ये उसकी लाइन ऑफ साइट बन जाएगी, यहां से सी से लेकर ए तक, ठीक है। तो एक इमेजिनरी यू कैन से पैरेलल लाइन जो कि सरफेस के होगी, और उससे जो एंगल बन रहा होगा, देखो ये, ठीक है, ये इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो हम देख रहे हैं, आप समझ में आ रही, मतलब जाहिर सी बात है ये एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है, अब यहां से हम कितना नीचे देख रहे हैं, बात समझ में आ रही। याद करो जब हम लाइट में पढ़ रहे थे फिजिक्स में, ये नॉर्मल था, तो सब कुछ जो कैलकुलेट करते थे नॉर्मल से ही कैलकुलेट करते थे, समझ में, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो यहां पे भी समझो ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इमेजिनरी ऊपर की तरफ, यहां से जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा यहां से जो एंगल ऊपर देख रहा है लाइन ऑफ साइट को, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है। तो सेम बिल्डिंग की अगर हम बात करें और सेम ऑब्जर्वर की बात करें, तो देखो पैरेलल लाइन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, अगर ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये बताओ ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों भाई, आसिया जुवेरिया, parallel line theorem means this angle will be equal to this angle, alternate interior angle, yes exactly, ठीक है। तो सेम यहां पे देखो, ये देखो यहां पे भी तो z बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर ही तो होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से क्या बता, देखो सेम सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ में आ रही। तो अगर सेम पॉइंट पे ऊपर से कोई नीचे देख रहा होगा तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और सेम पॉइंट पे उसी लाइन ऑफ साइट पे नीचे से कोई ऊपर देख रहा होगा तो उसका जो एंगल बनेगा, मींस अगर ये 60 बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कितना बनेगा, 60। तो ये बताओ, ये जरा मुझे बताएं आप लोग, ये वाला एंगल कितना होगा, बताएं, यस कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये 60 है, दिस वन रेड वन, 30, अच्छा, यस जुवेरिया, आसिया, yes what will be the value of this angle, अगर ये 60 होगा, ये जो अभी मैंने रेड किया है ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, सी द पॉइंट इज दिस, ये पूरा 90 तो है, ये 60 हो गया तो ये 30 डिग्री होगा भाई, एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये परपेंडिकुलर है,
तो ये 90 डिग्री तो ही होगा टोटल। ठीक है, तो यहां से मैं इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये दिमाग में ना हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, होगा लेकिन वहां पे जहां पे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा होगा, ठीक है, जहां पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी वहां पे ये दोनों इक्वल होगा, बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि अक्सर बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तो करेक्ट बैठ गया, लेकिन वो एंगल ऑफ एलिवेशन को इसको देखते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है क्यों मैंने क्वेश्चन पूछा था? एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज फाइन, लेकिन जब बारी आती है उस चीज को दिमाग में बैठाने की तो एंगल ऑफ एलिवेशन को एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको मान लेते हैं, हालांकि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, वो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बात समझ में आई जो बताने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में भी इन्होंने मतलब इस चीज को क्लियर किया, लेट मी टेक इट फ्रॉम देयर। दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद सीधा हम एग्जाम्पल पे आएंगे। अब देखो यहां पे, अब यहां पे दो सिचुएशन है विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। अब देखो यहां पे क्या है, ऑब्जर्वर ये गर्ल है, ठीक है, अच्छा कहीं कहीं क्वेश्चन में इसको मैंने और भी इसलिए लिया है क्योंकि अब जब हम सॉल्व करते हैं तो अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर गर्ल जो है उसकी हाइट लेंगे कि नहीं लेंगे, बॉय है उसकी हाइट लेंगे कि नहीं लेंगे, कि देखो जहां पे मेंशन है वहां पे तो उसको लेना है, मतलब कंसिडर करना है, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब वहां पे हमें समझ में आएगा। ठीक है, अगर वहां पे कुछ नहीं मेंशन है तो इसका मतलब ऑब्जर्वर को हम पॉइंट ऑब्जर्वर लेते हैं। पॉइंट ऑब्जर्वर मतलब ये हो गया कि वहीं से हम खींचेंगे लाइन हॉरिजॉन्टल और वहीं से हम लेंगे लाइन ऑफ साइट। बात समझ में आ रही है? पॉइंट ऑब्जर्वर लेंगे, मतलब ऑब्जर्वर की डिस्टेंस, ऑब्जर्वर की हाइट, ये सब नहीं कंसीडर की जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। तो किसी क्वेश्चन में एक इंसान को भी पॉइंट ऑब्जर्वर मतलब लिया जा सकता है जहां पे वो उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, पहली चीज। दूसरे देखो यहां पे लाइन ऑफ साइट है तो यहां पे इसकी आई से लिया गया, दिख रहा है, देखो यहां पे आई से लिया गया, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, दैट इज अ काइट। अब ये गर्ल इस काइट को देख रहे हैं, दिस इज व्हाट द लाइन ऑफ साइट, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, और देखो यही गर्ल है, अब ये नीचे देख रही है ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग में खड़े नीचे देख रहे हैं, भाई सब्जी वाला, भाई इसको जरा 2-4 सब्जियां आज ले ली जाए, ठीक है, तो अब नीचे देख रहे हैं, या फिर देखा कि वो जो है कुछ चाट वाट बिक रही है, तो इतनी गौर से देखते हैं कि बताए वो चाट वाले का कभी ठेला ही मतलब ऐसा लगता है वो आ ही जाओ किसी तरीके से, इतनी जबरदस्त साइड से उसको देखा जाता है। ठीक है, बहरहाल तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, अब ये चाट वाला यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट, विद दिस इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज दिस, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज नॉट दिस। ये हमेशा याद रखना, यहीं पे गड़बड़ी कर देते हैं, मैं बता रहा हूं गलती कहां पे करते हैं, अब मैं बता रहा हूं, आप करोगे तो पछताओगे फिर। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज दिस, नॉट this, and angle of depression will always be equal to angle of elevation. This is angle of elevation. समझ में आ रही? Angle of elevation will be always equal to angle of depression. क्या लाइन तो सब इमेजिनरी है, कौन सी एक्चुअल लाइन वहां जा रही है? ये सब लाइन ऑफ साइट और ये सब तो इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन किसको बोलते हैं? कि वहां पे कोई एक्चुअल लाइन नहीं एग्जिस्ट कर रही है।
कि आप देख रहे हो तो यहां से एक तीर निकला और वहां तक गया, फिर उसके बाद उसने एक बना लिया, फिर उसके बाद प्रोटेक्टर से मेजर, समझ रहे हो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे, लेकिन ये लाइन ऑफ साइट है, इट्स अ लाइन ऑफ साइट। अब ये नहीं कि इसकी आंख से कोई लाइन निकल के आ रही है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज पैरेलल टू द सरफेस, तो ये इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मींस द horizontal line with line of sight making angle of elevation, and horizontal line with line of sight from bottom to, so from top to bottom, is making what? The angle of depression. That's it. So angle of elevation will be equal to angle of depression, ये याद रखना है, but this is not angle of depression, ये angle depression, angle of depression नहीं है, बस ये समझना है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 1 में। सिंपल। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो एग्जाम्पल पे पढ़ते हैं। चलिए, तो लेट अस टेक एग्जाम्पल 1 फ्रॉम एनसीईआरटी। अब जैसा कि मैंने बताया कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम के आप क्या करोगे, आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो देखो एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है और वो ये कह रहा है अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टॉवर है जो वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है, मान लो ये टॉवर है, दैट इज ए बी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर मतलब उसको फिगराइज करना, उसको इमेजिन करना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले वही बात आती है, सबसे पहले रियल सिचुएशन में ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कहां बन रहा है उसको हमें सर्च आउट करना, ठीक है? तो अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है? तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे। एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे है जो कि 15 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब जो फुट ऑफ टावर है बी, उससे ये पॉइंट 15 मीटर दूर है, ठीक है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज टू बी फाउंड टू बी दैट इज 60 डिग्री। वो कह रहा है कि इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी व्हाट 60 डिग्री। तो व्हाट इट इज सेइंग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मींस हमें यहां पे निकालना है, ए बी निकालना है। क्वेश्चन में कोई डाउट? एक टावर है जो ग्राउंड पे है, उसी ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो उस टावर से 15 मीटर दूर है। उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का बनता है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो हमने इसको 60 डिग्री यहां पे बनाया, ठीक है? तो अब यहां पे मेंशन, क्योंकि ऑलरेडी हमने डायग्राम बना दिया है, तो यहां पे जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन लिखना, तो ए बी क्या हो गया यहां पे 15 मीटर हो गया। थीटा हमने ले लिया, थीटा इज व्हाट ऑलवेज द एंगल ऑफ द, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन राइट नाउ, दैट विल बी 60 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, ए बी, दैट इज हाइट ऑफ टावर। अब ये बताओ कि यहां पे बेस दिया हुआ, अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, ठीक है? अब बेस दिया हुआ है और हाइट निकालना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस और हाइट को या बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करता है? ओके, आप क्या कह रही हैं? कॉस परपेंडिकुलर, ओके, यस बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करता है, कनेक्ट करता है? रिलेट करता है, अब जैसे भी करता हूं, ओके, यस जल्दी बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करता है? है कॉस भी करता है, सेक भी करता है, बेस और परपेंडिकुलर को। मोहम्मद
यस, tan या cot। ठीक है, cos कैसे करेगा? ठीक है, तो यहां पे tan या cot, तो हम क्या लेंगे? दैट विल बी tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन, सॉरी, इसको हम ये ले लेते हैं। देखो इतनी बड़ी पॉइंट सी इसको करते हैं ना, यहाँ पे किसी ने टोका भी नहीं। ठीक है, दिस इज सी बी और बी सी कर लेते हैं। वेट, बी सी इज 15 सेंटीमीटर एंड ए बी वी हैव टू कैलकुलेट। यहां भी हमने ए ले लिया था, यहां भी हमने ए ले लिया था। ठीक है, तो चलो, तो अब ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज ए बी, और बेस क्या है? दैट इज बी सी। तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। बी सी इज 15। ठीक है, तो देखो ए बी क्या हो गया? दैट इज 15 इनटू tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है √3, सब कुछ मीटर में है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज 15 √3 मीटर्स। देखो, अगर इर्रेशनल नंबर फ्रैक्शन में आए तो उसको फौरन आपको रेशनलाइज करना ही करना, ये याद रखिएगा। यहां पे नहीं करना है, डिनोमिनेटर में जब आएगा रेशनलाइज। अगर ये ऐसे आता 15 अपॉन √3, तब हम √3 और √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे डायरेक्ट 15 √3 आ रहा है। अगर √3 की वैल्यू, अच्छा दूसरी चीज यहां पे बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू यहां पे दी होती, यहां पुट करके उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो फाइनल वैल्यू आती डेसिमल में उसको लिखना होता। ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी एक बार देखते हैं व्हाट दे हैव गिवन। सो दैट इज 15 √3। गॉट इट? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ताकि थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे। अगर ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं। Yes, Juvaria. Now let us take example 2. देखो, अगर सारी चीजें क्लियर रहेगी ना, तो ये चैप्टर पहले, मतलब तो बहुत सारी चीजें खत्म कर दी हैं इस चैप्टर से। ठीक है, पहले तो बहुत कुछ हुआ करता था, अब तो एकदम ना के बराबर है। मैं बता रहा हूं, अगर अब इस सिलेबस के साथ भी अगर स्कोर नहीं किया बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। टारगेट इज 100 आउट ऑफ 100। दिव्या सिर्फ 5 मार्क्स से रह गए डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने से, तो अचीव करना मुश्किल नहीं है। समझ रहे हैं कि कोई चीज अचीव करना सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू एग्जाम्पल 2, ये कह रहे एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। देखो, ये भी एक रियल सिचुएशन। यहां पे एक इलेक्ट्रिक पोल दिया हुआ है, तार दिया हुआ है। ठीक है, पोल के ऊपर एक जगह ए मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक जगह बी मेंशन कर रहे हैं और एक जगह डी मेंशन कर रहे हैं, एक सी। तो देखो, इस रियल सिचुएशन में राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, तो उसको विजुअलाइज करना ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया, विजुअलाइज कर लिया, तो बहुत बड़ी जीत हो गई। मैं बता रहा हूं, सीरियसली मैं बता रहा हूं, ये कोई आपको क्या सर ये तो बड़ी बच्चे वाली बात है। ये बच्चों वाली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि रियल सिचुएशन में शेप्स को आइडेंटिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है ऑफ, अब देखो क्या कह रहा है कि पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, यहीं पे तो कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है पोल 5 मीटर है, ये याद रखना। तो पोल 5 मीटर का मतलब ये हो गया कि ये यहां से लेकर यहां तक है, ये याद रखना। अब अक्सर बी तक जा रही है और सारी चीजें, तो अब वो नजर वहीं बी पे अटक गई। ठीक है, तो अगर हम इसको रियल सिचुएशन को यहां पे बनाए, तो ये हमारा पोल है, दैट इज एडी, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये पूरा 5 मीटर यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर डी तक। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब जाहिर सी बात है, जब पोल होगा तो सीढ़ी एकदम पोल के एंड तक थोड़ी खड़ी कर देता है।
थोड़ा नीचे लगाते हैं सीढ़ी को, तो कह रहा है कि जो 1.3 मीटर्स जो है वो नीचे, यानी कम से कम यहां मान लो ऐसे, ठीक है, 1.3 मीटर्स, ठीक है, एट पॉइंट बी विच इज दिस पॉइंट, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या है 1.3 मीटर्स, तो 1.3 मीटर्स जो है वो नीचे जो है वो सीढ़ी को लगाया गया है ताकि वो फॉल्ट को सही कर ले। जाहिर सी बात है फॉल्ट है तो उसके नीचे ही लगाएगा, ये थोड़ी फॉल्ट को फिर यहां से बनाना शुरू करेगा, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, what should be the length of the ladder that should be used which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। तो सीढ़ी कितनी लंबी लाए, ये अक्सर घरों में होता है, ठीक है, वहां तक पहुंचना है कि बताओ सीढ़ी कितनी लंबी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इतने गलत कैलकुलेशन हो जाती है, मेरे सामने ही एक ट्रेजेडी हो चुकी है, तो पता चला कि अब सीढ़ी लगानी है, ठीक है, अब वहां तक पहुंचना था तो सही कैलकुलेशन नहीं हो पाए, ठीक है, तो थोड़ा लंबी सीढ़ी आ गई, ठीक है, लंबी सीढ़ी है, क्यों, क्योंकि जो फॉल्ट पॉइंट था उससे नीचे ही तो रहना आपको, ठीक है, तो थोड़ा सा एक अंदाजा हुआ, तो अब लंबी सीढ़ी आ गई, लंबी सीढ़ी आ गई तो जाहिर सी बात है उसके क्या कर सकते हो, या तो आप उसको ऐसे खड़ा करोगे तो आप फॉल्ट से ऊपर चले गए, आप क्या करोगे उसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, अब ध्यान समझो, अब यहां पे जब ऐसे कर लिया तो अब ये लंबी सीढ़ी थी, तो अब जब वो चल रहा था तो लोड ज्यादा पड़ा, समझ रहे हैं, और वो ब्रेक कर गई बीच में से, अच्छा खासे से नीचे गिरा था वो बंदा, मतलब बाकायदा, ये तो मेरे सामने की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीढ़ी कितनी लंबी चाहिए, अब इतनी छोटी भी ना हो कि जो है एकदम ऐसे खड़ी रहे सीढ़ी वहां तक उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, समझ में आ रही है, तो इतना हो कि कंफर्टेबल हो, ना ज्यादा लोड पड़े ना, ठीक है, कि एकदम सीधा सीधा ऊपर चल रहे हैं, गिरने के चांसेस भी बढ़ जाए, तो इसलिए ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए जो कि उस पॉइंट पे लगा दिया जाए बी पॉइंट पे, ताकि वो जो है वो बहुत इजीली वहां तक पहुंच सके, ठीक है, तो ये हमारा सी, और कितने एंगल पे 60, मतलब 60 डिग्री कंफर्टेबल एंगल, ठीक है। तो अब देखो एक एंगल आपके पास है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमारा थीटा यहां पे क्या हो गया, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। अब ये बताओ कि अब ट्राइंगल जो बन रहा है वो बीडीसी बन रहा है ना, ट्राइंगल बीडीसी बन रहा है, अब हमें चाहिए बीसी, दैट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है। तो अब हमारे पास एक, भाई ये तो है नहीं हमारे पास, ये गिवन ही नहीं है, ठीक है, बीडी हमें चाहिए, तो बीडी क्या हो जाएगा, बीडी विल बी इक्वल टू एडी माइनस ए बी, दैट मीन्स 5 माइनस 1.3 मीटर्स। तो इसका मतलब अगर हमारे रिक्वायर्ड ट्राइंगल की साइड नहीं गिवन है तो हम इनडायरेक्टली कैसे उसको निकालते हैं, दिस इज द सेकेंड लेसन वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाएगा अराउंड 3.7 मीटर्स बीडी, और हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट बीसी। थ्री पॉइंट सेवन मीटर होगा। अब देखो बीडी हमारा है परपेंडिकुलर, निकालना जो है हमारा हाइपोटेन्यूज, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिससे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कनेक्टेड होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ओके, हाँ बट क्या, यस जल्दी बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिससे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, देखो परपेंडिकुलर गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, और एंगल, यस आसिया कह रही साइन, ओके, यस साइन और कोसेक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन 60। अब ये आपको देखना है भाई, ये अच्छा ये जरूर देखना, ये जो हमने परपेंडिकुलर बोला था, बहुत ध्यान से देखो इधर, ये जो परपेंडिकुलर बोला था ये परपेंडिकुलर इस एंगल की वजह से बोला था, भाई जाहिर सी बात है ये अगर एंगल है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया और उसका एडजेसेंट बेस हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल होता तो उसके अकॉर्डिंग फिर लेते, याद रखना ये जो हम बोल रहे हैं इसको परपेंडिकुलर, इस एंगल को जो हमने एंगल कंसीडर किया हुआ है,
ठीक है, तो वो वाला चैप्टर को भूलना नहीं है दिमाग से कि कैसे हम वहां पे एंगल की वजह से लेते थे साइड्स को। ठीक है, तो साइन 60 हो गया, तो BD क्या हो गया? BD विल बी व्हाट? 3.7 अपॉन BC वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखो साइन 60 क्या हो जाएगा? दैट विल बी √3/2, दैट विल बी साइन 60। ठीक है, इज इक्वल टू 3.7 अपॉन BC। अब देखो BC क्या हो गया? दैट विल बी 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, √3 नीचे आ गया। मैं यहीं पे कर दे रहा हूं ताकि ये स्पेस यूटिलाइजेशन। अच्छा, इसमें बोल रहा है, हाँ देखो यहां पे ये बोल रहा है कि यू मे टेक √3 इज इक्वल टू 1.73। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, दैट विल बी 3.7 इंटू 2। एक काम करते हैं ना, 3.7 इंटू 2 है अपॉन, अब देखो ये 1.73 बोल रहा है तो 1.73 यहां पे लिख देते हैं। बात समझ में आ रही? अब जब यहां पे हमने लिख दिया तो अब इसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी दिस, ये हो गया 3.7, ठीक है, इंटू 2 अपॉन 1.73। तो BC इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7.4 अब 0 अपॉन 1.73। अब जब डेसिमल हटाओगे तो ये हो जाएगा 740 अपॉन 173। तो 740 है। अब देखो यहां पे तो मैं कैलकुलेशन, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जहां पे ये कैलकुलेशन आ रहा है, जो कि बहुत ही, हम ये नहीं कह सकते बहुत इजी है कि खटाक से एक बार में हो गया, लेकिन ऐसी भी वैल्यू वो यहां पे दे सकते हैं कि जब वो आए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सको। तो चलिए डिवाइड कीजिए, मुझे आंसर बताइए। एनसीईआरटी का आंसर नहीं बताना, डिवाइड करो और बताओ जल्दी से। 173 से 740 को डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है। पहला डिजिट बताओ क्या आ रहा है। पहले डिजिट 4 आ रही है। ओके गुड। ओके, आसिया 4.2 ले रही है। ओके, देखो जहां पे फर्दर डिवीजन होता रहता है तो कम से कम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे हम, ये याद रखिएगा। फोर पॉइंट टू और आगे यस 4.27, ठीक है, और एनसीईआरटी में 4.28 है। तो देखो अगर 4.27 आ रहा है तो भी सही है, अगर हाँ ये आता 4.17 तो गड़बड़ी होती, क्योंकि देखो 4.28 एनसीईआरटी में आ रहा है तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो इस सेकंड डेसिमल प्लेस पे आ रहा है, वो भी एक का डिफरेंस आ रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो 4.27 मीटर या 4.28 मीटर्स, क्योंकि देखो जब हम डिवाइड करेंगे, लेट मी शो यू, 740 डिवाइडेड बाय, वेट, 740 डिवाइडेड बाय 173, तो देखो ये आ रहा है 4.27745 इस टाइप से। तो मैंने कहा कि जहां पे डिवीजन भाई फर्स्ट डेसिमल प्लेस सेकंड डेसिमल प्लेस पे रुक गया तो ठीक है, जहां पे ये इससे आगे जा रहा है तो आपको आंसर सेकंड डेसिमल प्लेस तक ही लेना है, लेकिन ये 0.277 है तो राउंड ऑफ जब करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 4.28, इसीलिए 4.28 अप्रॉक्स एक आंसर आएगा।
बात समझ में आ रही? 4.277 आ रहा है। अरे भाई डिवीजन कर रहे हैं, इसका डिवीजन नहीं हो पा रहा है सही से। क्या हो जाए ना, आपका आया? नहीं, इसको करिए फिर डिवाइड कीजिए, अभी बैठिए, अब डिवाइड कीजिए, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगाना है भाई, इतना तो डिवीजन आना चाहिए। अब आंसर भी पता चल गया, 4.28 है। खुद से सॉल्व करें, फोकस करें उसके ऊपर। कितना है? यहाँ पे क्या किया इन्होंने? 4 टाइम कितना आ रहा है? 692 आया है। 692 माइनस क्या कितना है? कितना आ रहा है? 480 नहीं आ रहा, 48 आ रहा है। तो यहाँ जब डेसिमल ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा। तो 2 ले रहे हैं तो 2 लिया, तो 2 3 6, 2 7 14, 1 2 346 हो गया। अब 10 माइनस 6 4 हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया भाई। 7 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 4 3, और यहाँ 4 3 दैट विल 4 बाई 4 माइनस 3 विल बी 1। तो अब यहाँ पे डेसिमल है ऑलरेडी, अब ये 134 छोटा है तो यहाँ पे 0 लगेगा ना। कहाँ गड़बड़ी हो रही थी बताइए, अभी गड़बड़ी कहाँ पे हो रही थी? नहीं, यहाँ पे तो आ गया, ये 2 टाइम्स हो गया, 134 आ गया, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही थी दिखाइए मुझे, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है? 2 टाइम्स लेने के बाद क्या हो रहा है? हम्म हम्म नहीं, तो वहां पे क्या दिखाइए तो कहाँ पे, क्योंकि ये चीज मतलब ये ऐसी चीजें जो नहीं गलती होनी चाहिए। 2 टाइम्स करने के बाद क्या लिखा वहां पे? 346, ठीक है। 346 माइनस किया तो क्या लिखा वहां पे नीचे? हाँ, तो अब वही चीज है ना कि वो ये डिवीजन इसमें तो नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डिवीजन करना ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया 4.28 मीटर, यानी कि हमारी जो लैडर इतनी बड़ी होनी चाहिए। अब उसके बाद यहां पे, और मैं बताऊं, जब आप कैलकुलेशन करें बिल्कुल मत सोचिए वो बराबर में बैठी हुई हैं जायना, मैं बता रहा हूं, आप करें खुद पे पहले उसे फोकस करें। डोंट डोंट कंसिडर कि वो बराबर में बैठी हुई है, एकदम नहीं। आपको अपने वहां पे कौन बैठा रहेगा, वहां पे बोर्ड में आपको कौन बताने वाला है आप जो कर रही हो वो सही कर रही नहीं कर रही? तो ये आदत को छुटवाना है, ठीक है। ये इसको ऐसे मत कि नहीं तो ये आदत पड़ी हुई है तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनी वन एल्स, ये बहुत गलत चीज है, ठीक है। नहीं तो वहां पे फिर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि आपने ये जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो 60 डिग्री रखना है, तो अब कितनी दूर रखे, यानी डीसी हमें निकालना है। तो देखो हमारे पास बीडी है, हमारे पास इस वक्त बीसी है, और हमें निकालना है डीसी, मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस, कितनी दूर रखना है क्या लैडर को, ठीक है। तो यहां पे ले लेते हैं, तो लेट अस टेक दिस।
अब यहां पे सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी साइड गिवन है, तो दोनों साइड गिवन है, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। तो फॉर सेकेंड व्हाट वी विल डू, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बीडी दिया हुआ है, बीडी ले लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 3.7 मीटर्स। ठीक है, थीटा कितना है, 60 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, डीसी, हमें डीसी निकालना है। ठीक है, डीसी क्या है कि जो लैडर है वो कितनी दूर रखना है। ठीक है, तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये थीटा के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन कनेक्ट करता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस। दैट इज tan, तो यहां पे होगा tan थीटा विल बी इक्वल टू, दैट विल बी BD अपॉन CD और DC जो कि ऑलरेडी हमने लिख दिया है DC। तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू 3.7 होल अपॉन DC। तो यहां पे हो जाएगा √3 3.7 अपॉन DC। तो DC हो जाएगा दैट इज 3.7 अपॉन √3। अब देखो यहां पे ये क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा, अब इसको हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी रेशनलाइज करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 3.7 इंटू √3 अपॉन 3। ठीक है, तो 1√3 की वैल्यू दी हुई है, तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू 1.73 अपॉन 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहां पे भी हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, ये मीटर्स में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड, किसी को भी डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया कितना, दैट इज 3 1 3। ठीक है, और फिर 7 है तो 3 2 6, 1 बचेगा, 3 3 9 और अप्रोक्स 1.23 आएगा। अब 1.23 को और 1.73 को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, 1.23 मल्टीप्लाइड बाय 1.73। टू 1 नहीं, कितना है, फिर से बताइए, ये डेसिमल कहाँ पे आएगा। वही मैं कह रहा हूँ, आंसर बताइए, आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं उस आंसर को। कितना आंसर आ रहा है, अब सही पढ़ा। हाँ बताइए कितना आंसर आ रहा है जरा। 10 नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। We are doing this calculation actually. 1.23 into 1.73. Hmm. 2.15. Are you sure? So that will be around 2.12 approx meters. ठीक है, so DC will be what?
मींस कितने दूर रहेगी डिस्टेंस उसकी, दैट विल बी अराउंड 2.12 और अप्रॉक्स 13 यू कैन से। एनसीईआरटी में 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आप क्या वैल्यू ले रहे हैं, कितना डिवीजन कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन इतना हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि 2.14 है तो 2.04 आपका है, वो एकदम गलत होगा, ठीक है। 2.14 है तो आपका 2.20 आए, एकदम ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सेकेंड डेसिमल प्लेस थर्ड डेसिमल प्लेस पे 1 डिजिट का फर्क आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है। अब ये नहीं है कि 2.1 आंसर आ रहा है तो हम कहें 2.2 सही है। अगर 2.1 है तो 2.1 आना चाहिए, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, लेकिन इतना भी वेरिएशन नहीं रहेगा कि, क्योंकि देखो जितना वेरिएशन डेसिमल प्लेसेस पे आगे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे मान लो यहां पे है आंसर 2.154 और आपका आ रहा है 2.153, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं आंसर है 2.154 और आपका रहा है 2.165, तो इतना वेरिएशन नहीं होगा, 1 और 2 दैट विल बी फाइन। तो 2.12 है ना, तो हम 3 ले सकते हैं, तो दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि अप्रॉक्स है ना, क्योंकि यहां पे हमने रेशनलाइज करके डिवाइड किया, हमने 3.7। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं कि वो अप्रॉक्स है, इट्स एन अप्रॉक्स, ठीक है। ये अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा होता है जो कि टर्मिनेटिंग रेशियल नंबर होता तो वहां पे तो अब नहीं कुछ कर सकते ना। अगर किसी का आंसर 3.5 आ रहा है तो आप कहोगे 3.6 करेक्ट है, तो ये तो नहीं करेक्ट है। 3.5 अगर टर्मिनेटिंग आ रहा है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग नहीं है, ये तो डिवीजन होता चला जा रहा है ना, ठीक है। तो इस वजह से इतना हम अप्रॉक्स कंसिडर कर सकते हैं। चलिए नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल 3। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, अब देखो ऑब्जर्वर की हाइट मेंशन है यहां पे, बात समझ में आ रही है। अभी जितने भी क्वेश्चंस किए इससे पहले वहां पे हाइट मेंशन नहीं थी, तो यहां पे हाइट मेंशन है, तो इसका मतलब हम करेंगे, जैसे हमने कहा कि ऑब्जर्वर है, मान लो ऑब्जर्वर ए बी है, ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर्स, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, तो उसी ग्राउंड पे एक चिमनी है, ठीक है, मान लो चिमनी सीडी है, तो ये ऑब्जर्वर जो है इस चिमनी से कितनी दूर है, दैट इज 28.5 मीटर्स, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, तो आईज ऑब्वियसली यहां टॉप पे लोगे, यहां पैर में थोड़ी आप लोगे, तो यहां पे क्या होगा कि कह रहा है कि आईज से जो चिमनी का टॉप है उसका जो एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री। अब देखो एंगल कहां बनाओगे, अब एंगल यहां थोड़ी बनाओगे, ठीक है। तो यहां पे ये जो लाइन है, अब आपको यहां पे इमेजिनरी लाइन कंसिडर करनी है, which should be AE should be parallel to BD। अब यहां से हम क्या लेंगे, दैट विल बी 45 डिग्री, ये हम लेंगे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज 45 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, कह रहा है चिमनी की हाइट कितना है, मतलब ये जो सीडी है वो कितना है, ठीक है, हाइट ऑफ द चिमनी। अब गौर से देखो, आपको हाइट निकालनी है जो कि सीडी है, इधर देखो, ठीक है, इसको कल करेंगे, कोई आज सिर्फ समझ रहे हैं इसको, ठीक है। ये सीडी है, ये देखो यहां पे ये सीडी है, ये हाइट है, क्या ये सीडी कंप्लीट सीडी किसी राइट एंगल ट्राइंगल से कनेक्टेड है, मतलब कंप्लीट सीडी की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप कंप्लीट सीडी को देखो तो ये किसी भी यहां से, अगर इस सी को देख रहे हो तो यहां से ये कनेक्टेड है, ठीक है, डी को देख रहे हो तो इसके यहां फुट से कनेक्टेड है, मतलब यहां पे अगर देखो सीडी तो वो एक ट्रेपेजियम बना रहा है, वो एक ट्राइंगल नहीं बना रहा है, कंप्लीट सीडी वो ट्रेपेजियम बना रहा है, वो ट्राइंगल नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम सीडी को तो लेंगे लेकिन पार्ट्स में लेंगे, तो पहले हम सीई को कंसिडर करेंगे, yes। नहीं तो यहां पे देखो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा,
तो इसका मतलब है अगर हमने सीई कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो देखो सीई आ रहा है ट्राइंगल में, अगर सीई को हमने कैलकुलेट कर लिया तो सीई को हम इस ईडी में प्लस कर देंगे और हमारी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे भी क्या था, जो हमें निकालना है वो कंप्लीटली एक राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट नहीं बन रहा था। तो कंप्लीटली जब राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट नहीं बन रहा था तो हमने, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल सिर्फ यहीं बन रहा है यहां पे। ठीक है, तो इसको यूज किया और ये कैलकुलेट किया, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर की हाइट इसके बराबर होगी, उसको ऐड कर, मैं कह रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, इसको देखिए। मैं जब कोई चीज समझा रहा हूं, अगर आप उस चीज उस वक्त देखेंगे नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा। हाँ, वो हम कंसिडर करेंगे, यही मैं कह रहा हूं ना, अभी सिर्फ आज कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, कि यहां पे ये सीई दिया हुआ है, तो सीई इज व्हाट दी हाइट विच इज कनेक्टेड टू दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल से सिर्फ हम सी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सीई जो है इस कंप्लीट हाइट का पार्ट है, तो इसीलिए जब सीई और ईडी को कैलकुलेट करेंगे वो हमें हाइट ऑफ चिमनी दे देगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब है कि यहां पे हमें क्या दिखा, देखो इस टाइप की एक सिचुएशन देखिए, कहीं पे हमें इस टाइप की सिचुएशन आगे मिलेगी, समझ में आ रही है, कहीं पे हमें इस टाइप की सिचुएशन मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। नहीं, लैडर में तो डायरेक्ट था ना, ट्राइंगल था। अभी यहां पे आपको मिल रहा है अब सिचुएशन जिसमें ट्राइंगल पार्ट बनने वाला है। ठीक है, यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे, यहां पे अगर आप देखिए तो यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ में आ रही है, जो कि यहां से कनेक्टेड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हमें मिलने वाली है, और वहां पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वहीं पे सर्च आउट करेंगे, क्योंकि हमें जो देगा वैल्यू वो राइट एंगल ट्राइंगल ही देगा। तो अब हमें देखना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल जो डिजायर्ड वैल्यू हमें निकालनी है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड है तो हम उसको डायरेक्टली निकालेंगे, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो उसको यूज करते हुए, जैसे यहां पे हमने इसको यूज किया और फिर उसको इसमें ऐड किया अपने फाइनल वैल्यू को लाने के लिए, तो ये मैनिपुलेशंस करेंगे। ठीक है, सो इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस करेंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर। असाइनमेंट जाएगा, ऑब्वियसली असाइनमेंट विल बी व्हाट, द प्रैक्टिस ऑफ द एग्जांपल्स दैट विल बी डन बाय योरसेल्फ कंप्लीटली। खुद से सॉल्व कीजिए, जब जिस क्वेश्चन पे आप उसको अचीव कर लो कि करने के बाद आंसर सही आंसर आ रहा है, ठीक है, तो वो वाला आपको सेंड करना है। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, असाइनमेंट में ये नहीं करके भेज दो, अब ये नहीं पता सही है या गलत, आपको सॉल्व करना है, खुद से आ गया है सही आंसर, उस सॉल्यूशन का प्रॉपर सॉल्यूशन, तो उस वाले को सेंड करना है जिसमें आ गया।